हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज बिजनेस मैनेजमेंट का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 2 सेम वही है, बिजनेस मैनेजमेंट। 25 क्वेश्चन पीछे हम पढ़ाए थे और आज दूसरे लेक्चर में 25 क्वेश्चन फिर से। तो स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, लेक्चर नंबर हमारा है 2, बिजनेस मैनेजमेंट लेक्चर 2। ज्वाइन करने से पहले आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। इधर उधर लेक्चर ढूंढने की जरूरत है नहीं, आप वहां से भी डेली बाय डेली आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। दूसरी चीज, वीडियो को थोड़ा अपना फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को सब प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी चीज कि इसका एक प्लेलिस्ट तैयार है जिसका नाम होगा बीकॉम सेमेस्टर एग्जाम। उसमें सारे बीकॉम का, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सबके वीडियोस में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक ना। अभी है नहीं, लेकिन 1 बाय 1 करके धीरे धीरे उसमें इंक्रीज ही होगा, बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम होता जा रहा होगा वैसे वैसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू सीरीज है या पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ उस क्वेश्चनों को लिया गया है, कुछ एडिशनल क्वेश्चनों को ऐड किया गया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लेक्चर, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 25 पीछे पढ़ा दिए थे। मोटिव का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोटिव ये जो शब्द है अभिप्रेरणा से बना है। अभिप्रेरणा को कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है एक मोटिव शब्द, मोटिवेशन अभिप्रेरणा को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, उसका जो अंग्रेजी वर्ड है मोटिव, ये पूछ रहा है कि जो मोटिव वर्ड है ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। भाई, किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करना, वो सोया हुआ है उसको जगाना, उसके कार्य के प्रति जागरूक करना, ये मोटिव का अर्थ होता है। लिखा है कि इच्छा शक्ति को जागृत करना, आदेश देना, निर्देश देना, लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि मोटिव का अर्थ होता है उस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करना। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है? निर्देशन माने डायरेक्शन। निर्देशन के अंतर्गत क्या है? निर्देशन के अंतर्गत क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई निर्देश दिया, कोई आदमी आपको निर्देश दिया, इसका मतलब है आपसे कह रहा है कि ये काम करो। निर्देश का देने का मतलब एक तरह से हो जाता है कि वो आपको बता रहा है कि इस कार्य को कैसे करना है, किस ढंग से करना है। जैसे फिल्मों में देखते होंगे, एक्टर्स काम करते रहते हैं और डायरेक्टर उसको बताता रहता है कि आप ऐसे करिए, अब ये करिए, अब वो करिए, ऐसे ऐसे तमाम जानकारियां देता है। तो निर्देशन का मतलब है कि अगले का मार्गदर्शन भी किया जाए, मतलब उसको गलत होता है तो बताया भी जाता है, करके भी दिखाता है। नेतृत्व मतलब उनको आदेश दिया जाए, मतलब उनका बॉस बना रहा जाए, आपके आदेशों को वो माने। अभिप्रेरणा, समय समय पर उसको मोटिवेशन भी दिया जाए, उसके अंदर इच्छा शक्ति, कार्य के प्रति जागरूक किया जाए। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसको का होगा डी। ये मैस्लो एक बहुत ही अच्छे प्रबंध शास्त्री थे। 28 नंबर क्वेश्चन है। मैस्लो एक बहुत ही अच्छे प्रबंध शास्त्री थे। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। कह रहा है कि मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता की संतुष्टि होती है, क्योंकि उन्होंने 5 सिद्धांत दिए। कह रहा है कि मैस्लो के आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, लेकिन कब? सबसे पहले, क्योंकि उसकी 5 आवश्यकताएं हैं। उन 5 आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता पूछा जा रहा है आपसे कि कौन है। सबसे पहला है जीवन निर्वाह की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता। इनमें से मैस्लो के अनुसार सबसे पहले जीवन निर्वाह की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि लोग जिंदा रहेंगे तभी ना कोई काम करेंगे। पहले तो उनको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। यदि ये सारी चीजें होती हैं तो आगे की आवश्यकताओं को वो ध्यान में रखता है। यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है तो भाई उसी की तलाश में वो निरंतर चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ई। अगला क्वेश्चन, ए एच मैस्लो, ठीक ना। ए एच मैस्लो पूछ रहा है ये कहाँ के निवासी थे, ये कहाँ के रहने, भारत के तो थे नहीं। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और जापान,
इन चारों में से कहीं एक जगह है जहां से के ये रहने वाले थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब बताइए कि मैस्लो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूएसए पर रहने वाले थे। अगला इसी तरह क्वेश्चन है कि नेता तो पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता, यह विचार कहलाता है। कह रहा है यह एक सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि नेता तो पैदा होते हैं, मतलब कि जिनमें लीडरशिप का गुण विद्यमान होता है वो जन्मजात होता है, वो पैदा होते समय ही वो गुण उनके अंदर विद्यमान होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये निर्माण नहीं किया जा सकता, मतलब इसको बनाया नहीं जा सकता। बाद में चल के इसका कुछ लोगों ने खंडन भी किया, लेकिन फिलहाल ने जो इन्होंने थ्योरी दी, तो उस थ्योरी को क्या कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? महान व्यक्ति विचारधारा, गुणमूलक विचारधारा, परिस्थितिक विचारधारा और क्रियात्मक विचारधारा। इन चारों में से कौन सी विचारधारा होगी? तो पहला है महान व्यक्तित्व विचारधारा, क्योंकि इस सिद्धांत में एक एग्जाम्पल दिया गया था कि नेता तो पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जाता। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था, जैसे महात्मा गांधी, मुसोलिनी, रूसो, हिटलर, ऐसे ऐसे नाम एग्जाम्पल है, क्योंकि इन व्यक्तियों में वो प्रतिभा जन्मजात थी, इसीलिए महान व्यक्ति विचारधारा इन्हें कहा गया। अगला क्या है? एक तो कट गया है नीचे। गुणमूलक दृष्टि से यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है, तो व्यवहारवादी दृष्टि से यह अध्ययन करता है कि, मतलब कह रहा है कि गुणमूलक जो विचारधारा है या कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है, इस बात को कहता है, यह बताता है कि नेता क्या है, ये गुणमूलक विचारधारा बताता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, इसके अध्ययन करने से क्या पता चलता है कि नेता क्या है? इसमें ऑप्शन दे रहा है कि नेता क्या करता है, नेता कैसे व्यवहार करता है, नेता क्या करता है और कैसे व्यवहार करता है, और एक ऑप्शन आपके और भी है, ठीक ना। लेकिन जो भी हो, लेकिन व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहता है कि नेता क्या करता है और कैसे व्यवहार करता है, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का कथन। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। एक नीचे चला गया है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है 32 नंबर, अधिकार सत्ता मतलब अथॉरिटीज, निर्णयन, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। कह रहा है कि जो अधिकार सत्ता मतलब जो हमारा अथॉरिटी है, डेलीगेसी है और डिसीजन है, कोऑर्डिनेशन है, सुपरविजन है, ये किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? प्लानिंग के, कंट्रोलिंग के, नेतृत्व के की ऑर्गेनाइजेशन के? इन चारों में से ये किन के इर्द गिर्द घूमते हैं भाई? ये लीडरशिप के। क्यों? क्योंकि यदि अच्छा लीडरशिप होगा तो वो अधिकारों का सही प्रयोग करेगा, डिसीजन भी सही लेगा, लोगों में कम्युनिकेशन बनाकर रखेगा और लोगों का सुपरविजन भी करेगा, ठीक है। अगला है निर्देशन का अर्थ है। डायरेक्शन का क्या अर्थ है? निर्देशन किसे कहते हैं? अधीनस्थों को आदेश व निर्देश देना, क्या यह निर्देशन है? क्या करना है, कैसे करना है, योजना बनाना, कार्यों पर नियंत्रण करना, और इनमें से कोई नहीं। डायरेक्शन का क्या अर्थ है बताइए? डायरेक्शन हमें यह बताता है कि अधीनस्थों को कैसा आदेश दिया जाए, कैसे निर्देश दिया जाए, क्योंकि डायरेक्शन में आदेशों और निर्देश ही दिए जाते हैं और उस अधीनस्थ को उसका पालन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निर्देशन देने और लोगों को काम करने के लिए, मतलब निर्देश देने और लोगों को काम करने के लिए मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे निर्देश देने माने किसी को डायरेक्शन देने, और लोगों को बताने कि काम करो, काम कराने, मार्गदर्शन करने मतलब उनका रास्ता भी दिखाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इन चारों में से क्या कहा जाता है? सोच के बताइए, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम निर्देशन कहते हैं, क्योंकि निर्देशन में हम किसी को आदेश देते हैं, उससे कहते हैं काम करो। मार्गदर्शन मैंने उसे रास्ता भी निर्देश में दिखाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं निर्देशन। नेक्स्ट है निर्देश एक कार्य है। निर्देश किस तरह का कार्य है? एक प्रबंधकीय कार्य है, स्वैच्छिक कार्य है, अल्पकालीन प्रक्रिया है कि दीर्घकालीन प्रक्रिया? निर्देशन किस प्रकार की प्रक्रिया है भाई? एक प्रबंधकीय प्रक्रिया, क्योंकि निर्देश देने का कार्य उस संस्था का जो प्रबंधक होता है, हेड होता है, मालिक होता है, ठीक ना, या उस संस्था को संभालने वाला व्यक्ति होता है, वही निर्देशन का काम करता है।
नेक्स्ट है कि प्रबंध के नियंत्रण के मुख्य कार्य होते हैं। मैनेजमेंट के जो कंट्रोल है, जिसको स्पाम ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, कि प्रबंध के नियंत्रण के मुख्य कार्य क्या होते हैं। मैनेजमेंट में जो कंट्रोलिंग का काम किया जाता है, इसका मुख्य वर्क क्या है। दोषी पर निगरानी रखना ना। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी में दोष है तो उसको 24 घंटा उसी को घूरते रहे। दोषी को दंड देना ये भी कंट्रोलिंग का काम नहीं है। कंट्रोलिंग का काम होता है उपचारात्मक निगरानी रखना, मतलब हम काम ऐसा करें कि जिसका समाधान हो जाए, ठीक ना। ऐसा नहीं किसी को दोष देना, दंड देना, उसको डांटना फटकारना, ये कंट्रोलिंग का काम नहीं होता। ऐसा काम होता है कि हम बिना इसके किए ही हमारा काम हो जाए और उस पर हम निगरानी बनाए रखें। अगला है निर्देशन एक है। निर्देशन एक क्या है? एक सतत प्रक्रिया, माने कंटिन्यू प्रोसेस। अल्पकालीन प्रक्रिया, दीर्घकालीन प्रक्रिया और एक दिवसीय प्रक्रिया। जो डायरेक्शन है ये हमेशा सतत प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आपका मालिक, जो आपका बॉस है, आपका अधिकारी, आपका मैनेजर है, वो एक बार निर्देश दे दिया कई साल के लिए चुप हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसका काम ही वही है, आज भी निर्देश देगा, कल भी देगा, परसों भी देगा। इसलिए एक कंटिन्यू प्रोसेस है। घर परिवार कहीं पे भी देखे होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं डेली डेली कोई काम अढ़ा देते हैं। काम जब कह देंगे करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अगला है 38 नंबर कि निर्देशन व्यापक कार्य है, क्योंकि मतलब निर्देशन को कहा गया है एक बड़ा काम है। क्यों बड़ा काम है बताइए। लिखा है निर्देशन सभी स्तरों पर किया जाता है। बिल्कुल सही। कर्मचारी वर्ग निर्देश करते हैं, कर्मचारी कभी डायरेक्शन नहीं देते हैं। श्रमिक भी निर्देशन नहीं देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब इसमें कह रहा है कि डायरेक्टिंग का जो काम है मैनेजमेंट के हर लेवल पे होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, ठीक ना। थोड़ा एक सेकंड, एक कॉल है। तो 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है नियंत्रण संबंधी कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंट्रोलिंग संबंधी कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। नियंत्रण क्यों किया जाता है, नियंत्रण का मेन उद्देश्य क्या है, ऐसे समझिए। दोषी पर निगरानी रखना, दोषी को दंडित करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उपचारात्मक निगरानी रखना, ये आपका नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। अगला है निर्देशन के अंतर्गत। डायरेक्शन के अंतर्गत क्या होता है भाई? मार्गदर्शन किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, सारे काम किए जाते हैं। क्योंकि डायरेक्शन में आपका उसको सही रास्ता दिखाया जाता है, उसका सही नेतृत्व किया जाता है और सही अभिप्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरों से कार्य करवाने के लिए प्रबंधक को करना पड़ता है। दूसरे आदमी से काम कराने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा, कि समन्वय करना पड़ेगा, कि डायरेक्शन देना पड़ेगा, कि संगठन करना पड़ेगा? सोच के बताइए क्या करना पड़ेगा। निर्देशन देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर निर्देशन है, निर्देशन किस तरह की क्रिया है भाई? सामाजिक क्रिया है, वैधानिक क्रिया है, प्रबंधकीय क्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं? निर्देशन क्या है हमारा? जो डायरेक्शन जो होता है वो किस प्रकार की क्रिया है? वो आपकी मैनेजमेंट की क्रिया है, मैनेजमेंटल फंक्शन है। आगे बढ़िए। निर्देशन का प्रमुख तत्व है। निर्देशन में 3-4 तत्व आते, 4 तत्व आते हैं। सबसे पहला है सुपरविजन, माने पर्यवेक्षण भी आता है, और प्रेरणा भी आता है, नेतृत्व भी आता है, और एक कम्युनिकेशन मतलब संचार भी आता है। वो ऑप्शन में नहीं है, तो सारे ऑप्शन सही है। संगठन प्रक्रिया के कितने स्टेप्स हैं, माने संगठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 2, 6। देखिए इस पर तो टीके लगा है भाई, 6 ही चरण है, ठीक है। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आएगा, बहुत एक जगह एग्जाम में ये पूछा गया था, मैंने इसमें डाला है। बॉस सदैव किस शब्द का प्रयोग करता है? जो बॉस होता है वो जनरली किस शब्द का प्रयोग करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, चूंकि दूसरे जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने उठा के यहाँ पर रखा है। एक एग्जाम में ही पूछा गया था। बॉस जो होता है, बॉस वो आई वर्ड का यूज करता है। आई मतलब मैं शब्द का यूज करता है, कि मैं जो हूं मैं ही, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो बॉस होता है
वो आई शब्द का प्रयोग, मतलब मैं मतलब होता है थोड़ा अहम वाली भावना आती है। ठीक यहीं पे दिया है एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि नेता जो लीडर होता है सदैव जिस शब्द का प्रयोग करता है वो कौन सा, नेता कौन से शब्द का प्रयोग करता है? नेता बॉस तो होता नहीं, नेता IUV, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नेता करता है? तो जो नेता होता है वी शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि उसका नाम अर्थ होता है हम का मतलब ये होता है कि नेता जो होता है वो कई लोगों को अपने साथ लेके चलता है और उनकी खुशी में अपनी खुशी जाहिर करता है और अपनी खुशी उनसे शेयर करता है, इसलिए हम का मतलब है कि हम सभी लोग, तो सी ऑप्शन होगा। संगठन में पक्षपात नहीं होता है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें पक्षपात नहीं होता है? औपचारिक, विभागीय संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक। जो औपचारिक संगठन है इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि ये चेन स्केलर होता है। चेन स्केलर का मतलब होता है रेखा संगठन, ऐसे समझिए कि टॉप लेवल पर जो बॉस बैठा है जैसे सारे लोगों पर उसकी निगरानी रखती है और सारे नियम कानून उसी के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन सारे लोग करते हैं, तो वो सबको एक दृष्टि से देखता है, इसलिए औपचारिक संगठन में किसी भी तरह का पक्षपात होने के चांसेस नहीं रहते। अगला दिया है 48 नंबर कि प्रबंधक द्वारा अधीनस्थों के व्यवहारों का मार्गदर्शन करना कहलाता है, मतलब मैनेजर के द्वारा जो भी अधीनस्थ है इनके व्यवहारों का जो मार्गदर्शन किया जाता है, इस मार्गदर्शन करने को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व, प्रबंधन, संचार, अभिप्रेरणा। सोच के बताइए कि प्रबंधक द्वारा अधीनस्थों के व्यवहार का मार्गदर्शन करने को हम क्या कहते हैं? इसको प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट। क्योंकि प्रबंधक जो होता है वो अपने से अधीनस्थ लोगों के क्या करता है, उनसे अच्छे व्यवहार रखता है, उनको निर्देश देता है, आदेश देता है, उनको मार्गदर्शित करता है। अगला है निर्देशन का कार्य अभिन्न अंग है, मतलब डायरेक्टिंग का कार्य एक अभिन्न अंग है। डायरेक्टिंग अब किससे रिलेटेड है, किसका अभिन्न अंग है? नेतृत्व, संचार, पर्यवेक्षण, निर्णय, किसका एक अभिन्न अंग होता है भाई? ये डिसीजन का, निर्णय का एक अभिन्न होता है, क्योंकि सही डिसीजन लेकर ही वो डायरेक्टिंग का काम करता है। और लास्ट इसमें है 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निर्देशन किया जाता है। इस टॉपिक में मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड थे और कंट्रोलिंग से रिलेटेड थे। निर्देशन किया जाता है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संस्था के मनोबल को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए निर्देशन किसके लिए किया जाता है भाई? संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही निर्देशन किया जाता है। तो इस तरह आप लोग का ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 25 MCQ क्वेश्चंस कुल मिलाकर 2 लेक्चर प्रोवाइड किए, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड लेक्चर की ओर, फिर उसमें 25 क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।